नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग आगामी परीक्षाओं को देखते हुए विभिन्न मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराते हैं विभिन्न संस्थानों के। तो इसी सीरीज़ में हम लोग अभी ROARO यूपी PCS के द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आगामी UPSC 2024 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर भी यहाँ पर शुरू कराए जा चुके हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट संख्या 2। चलिए स्टार्ट करते हैं दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 2। पहला क्वेश्चन क्या है? सत्ता के विभाजन का कौन सा रूप संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकार और उत्तरदायित्व के विभाजन की विशेषता है, जिसमें सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट क्षेत्र है? ए एकात्मक शासन प्रणाली, बी संघवाद, सी अधिनायकवाद या डी समूह अनुशासन। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है सत्ता के विभाजन का कौन सा रूप संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकार और उत्तरदायित्व को विभाजन करने की विशेषता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं संघवाद सत्ता की साझेदारी का एक रूप होता है। किसका होता है? संघवाद सत्ता की साझेदारी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को क्या किया जाता है? बांटा जाता है। तो यहाँ पर सीधी बात आ गई है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो ऑप्शन आपका सही होगा बी। कौन सा होगा मित्रों? बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? अनुसूचित भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इन्हें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मान्यता दी गई है। अंग्रेजी को कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इस सूची में शामिल की गई नवीनतम भाषाएं हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी कोई भी नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं सूची में क्या दिया गया है? तो 7वीं सूची में हमें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मान्यता दी गई है अनुसूचित भाषाओं। तो भाषाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये 7वीं सूची में नहीं, ये हमारी 8वीं सूची में है। कौन सी भाषा में, कौन सी सूची में है? 8वीं सूची में है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अगर हम भाग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो पहला कथन बोला गया है वो कैसा है? वो हमें कैसा लग रहा है? वो हमारा गलत प्रतीत होता है। ठीक है, क्या है? वो हमारा गलत है। क्यों? ये 8वीं अनुसूची में बात की गई है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अंग्रेजी को कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अगर हम बात करें हैं अंग्रेजी भाषा के बारे में, तो अंग्रेजी भाषा 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? हमारा गलत दिया गया है। अब बात करते हैं हम अगला पॉइंट है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये हमारी नवीनतम भाषाएं हैं, दो जो कब जोड़ी गई थी? जो हमारे 2002 में जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर देखें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो
तो मित्रों यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट नंबर 3 ही सही है, बाकी ये दोनों क्या हो गए हमारे गलत हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ सामाजिक अंतर अति व्यापित होते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है। इसके बारे में बताना है। ठीक है, कह रहा है सामाजिक अंतर अति व्यापित होते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। जहाँ समाज में अंदर तक होते हैं वहीं पर वहाँ पर विभाजन ही दिखता है। समुदाय में विभाजन होता है, भेदभाव के आधार पर विभाजन हो जाता है। ठीक है, और समाज में ये अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं में अतिव्यापित हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट में देखें, नेक्स्ट क्या है, यह संभव है कि व्यक्ति की कई पहचान हो। क्या है, यह संभव है कि व्यक्ति की कई पहचान हो। ये बात बिल्कुल सही है। उसकी समाज जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके प्रोफेशन के आधार पर, उसके आवास के आधार पर कई पहचान उसकी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, पूर्णतः सत्य है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है। क्या, अगर हम सामाजिक विभाजन की बात करें तो सामाजिक विभाजन केवल भारत में नहीं है, कई देशों में भी है, जैसे यूरोप के कई देशों में है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा सही है। कथनों में से कितने सही हैं, कथनों में से 2 कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा, ए हमारा सही, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, उसे समझिए। कथन हैं और कथन से संबंधित 2 कथन हैं। क्या हैं, 2 कथन दिए गए हैं। भारत के राज्यों के लिए एक आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत के राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यानी कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर हम व्याख्या की बात करें तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या क्या है, व्याख्या ये नहीं करता है। बाकी इंडिविजुअली दोनों सब स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, सही हो जाएंगे। ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कथन 1 कथन 2 सही है तथा कथन 2 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 2 1 की व्याख्या सही नहीं है। तो यही बात हमारी क्या हो जाएगी, सही है। इंडिविजुअली दोनों कथन सही हैं लेकिन ये व्याख्या जो है वो नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5, उसे समझते हैं। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कह रहा है यह एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की भावना को बढ़ावा देता है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में सद्भाव के साथ रह सकते हैं। किसी विशेष धर्म के अनुयायी एक समुदाय का गठन करते हैं। एक धार्मिक समूह का दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये बात जो की गई है इसमें कौन कौन सी बातें क्या है हमारी, सही हैं। ठीक है, देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की संभावना को बढ़ा देता है। ये बात बिल्कुल सही है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में सद्भाव के साथ रह सकते हैं। ये भी बात क्या है,
बिल्कुल सही है। किसी विशेष धर्म के अनुयायी एक समुदाय का गठन करते हैं, ये बात सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यह एक धार्मिक समूह को दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? उपरोक्त कथनों में से मित्रों पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी कथन कितने सही हैं हमारे? कथन हमारे 3 सही होंगे। कितने सही होंगे? 3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र जन संघर्षों से विकसित होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जन लामबंद से होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। यहाँ पर यदि हम बात करें लोकतंत्र जन संघर्षों से विकसित होता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कतई अविश्वास नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र जन संघर्षों से ही विकसित होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जन लामबंदी से होता है, यानी लोगों को जागरूक करने से होता है। ये भी बात क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों हमारे बिल्कुल सही हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विवरणों पर विचार कीजिए। चुनाव लड़ना, जनमत निर्माण, सरकार बनाना और चलाना विपक्षी दलों की भूमिका। लोकतंत्र में राजनीतिक दल द्वारा उपरोक्त में से कितने कार्य किए जाते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दल द्वारा उपरोक्त में से सभी कार्य किए जाते हैं। जनमत का निर्माण करेगा, चुनाव लड़ेगा, सरकार बनाएगा, उसे चलाएगा और विपक्ष की भूमिका, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय दल है, आम आदमी पार्टी ये भी राष्ट्रीय दल है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यह राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं वो राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है मित्रों, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को इसी वर्ष 2022 में आम आदमी क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। यदि एक 13 वर्ष का बच्चा कालीन बनाने वाले कारखाने में कार्य कर रहा है तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का उल्लंघन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जहाँ तक है अगर हम बात करें तो ये उल्लंघन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में अगर हम बात करें आर्टिकल 24 में बाल श्रम के बारे में क्या किया गया है? बाल श्रम निषेध किया गया है। क्या किया गया है? निषेध किया गया है, समझे? बाल श्रम यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है? निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चयन करना, सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित, सूचित करना, विधि निर्माण, उपरोक्त में से कितने कार्य भारत की संसद द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चयन करना, सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित और सूचित करना, विधि निर्माण करना। तो यदि हम बात करें भारत की संसद के द्वारा तो ये तीनों कार्य भारतीय संसद करती है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है 11? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड विधि किसी व्यक्ति को के अधिकारों की किसी भी तरह की हानि या क्षति से संबंधित है। सिविल विधि ऐसे आचरण या कृत्यों से संबंधित है जिन्हें विधि अपराध के रूप में परिभाषित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कौन से कथन सही हैं
दंड विधि किसी व्यक्ति के अधिकारों की किसी भी तरह की हानि या क्षति से संबंधित है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिविल विधि ऐसे आचरण या कृत्यों से संबंधित है जिन्हें विधि अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हो जाएंगी, हमारी गलत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी, क्योंकि दंडिक विधि ऐसे आचरण या कृत्यों से संबंधित है जिन्हें विधि अपराध के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए चोरी करना, किसी महिला को अधिक दहेज के लिए परेशान करना, हत्या करना, यानी दंड विधि के अधिकारों को तरह क्षति हानि संबंधित है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिविल विधि ऐसे आचरण कृत्यों से संबंधित है, अपराध परिभाषित करती है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है 12? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला संबंधित है। किससे संबंधित है? पहला, जीवन के अधिकार के भाग के रूप में जीविकोपार्जन के अधिकार को मान्यता देना। तो देखते हैं, ओल्गा टेलिस बनाम जीवन के अधिकार के भाग के रूप में जीविकोपार्जन करने के अधिकार को मान्यता, समानता के अधिकार के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उचित प्रतिबंधों के अधीन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के हिस्से के रूप में सुने जाने का अधिकार यानी लोकस स्टैंडी में छूट। तो यदि हम बात करें ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे के बारे में, तो ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 का मैटर है। कब का मैटर है? 1985 का मैटर है। और इस मैटर में क्या कहा गया था? जीविकोपार्जन के अधिकार को जीवन का अधिकार कहा जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, योग्यता संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उपयुक्त में से कितने प्रकार के भेदभाव संबद्ध हैं, निषिद्ध हैं? केवल 2, केवल 4, केवल 3 और केवल 5। तो धर्म, जाति, जन्मस्थान, मूल वंश, लिंग और योग्यता, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके 5 प्रकार के भेदभाव क्या हैं? निषेध हैं, भेदभाव वर्णित किए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसको भेदभाव की श्रेणी में रखा गया है। यानी भेदभाव इनके आधार पर नहीं किया जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार का लोकतांत्रिक निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्या लोकतंत्र सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का अधिक उत्तरदायित्व स्वरूप होती है? क्यों उपयुक्त में से सरकार का होती है क्योंकि ये सरकार का उत्तरदायी सरकार का स्वरूप होती है। उपयुक्त कथनों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत। कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 जो हैं वो दोनों बातें बिल्कुल हमारी बिल्कुल सही हैं और कथन 1 व्याख्या भी कर रहा है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सरकार का लोकतांत्रिक निर्णय स्वरूप निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का अधिकार उत्तरदायी स्वरूप होती है। उपरोक्त कथनों में से संबंधित कथन में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है 15? रंगभेद एपार्थेड लैटिन अमेरिका की सामान्य असामान्य विशिष्ट व्यवस्था का नाम है। रंगभेद प्रणाली विशेष रूप से अश्वेतों के लिए दमनकारी होती थी। महात्मा गांधी ने रंगभेद विरोधी आंदोलनों की नींव रखी। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन क्या हैं हमारे? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था का नाम है और श्वेत यूरोपियों ने यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका को में थोपी थी, यानी ये बात बिल्कुल सही है। रंग भेद प्रणाली विशेष रूप से अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। क्या थी? रंग भेद लैटिन अमेरिका के असामान्य विशिष्ट व्यवस्था, ये लैटिन अमेरिका की नहीं, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका में, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। रंग भेद जो है विशेषकर अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने रंग भेद के लिए आंदोलन क्रिएट किया था, ये बात भी बिल्कुल जो है सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन जो हैं हमारे वो सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 16 हमसे। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानीकर्ता संस्था है। इसकी स्थापना G7 समूह के देशों की पहल से की गई थी। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD मुख्यालय में स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं हमारे? सही हैं। कितने कथन जो हैं वो सही हैं, ये बात की गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, वैश्विक धन शोधन आतंकवादी वित्तपोषण निगरानीकर्ता संस्था है, ये बात बिल्कुल सही है। G7 के देशों की पहल से इसे शुरू किया गया था, ये भी बात सही है। इसका सचिवालय पेरिस के आर्थिक सहयोग विकास संगठन मुख्यालय में स्थित है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। यानी जो बातें तीनों कही गई हैं वो तीनों की तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है? कभी कभी समाचारों में करिश गैस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, यह संबंधित है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन या लेबनान से। तो करिश जो शब्द है वो इजराइल का गैस क्षेत्र है। कौन सा गैस क्षेत्र है? इजराइल का है। ठीक है मित्रों, कौन सा? करिश क्षेत्र पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक इजरायली प्राकृतिक गैस का भंडार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 18। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों, भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों की सूची शामिल है। यह भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों, भारतीय नागरिकों, विदेशी नागरिकों दोनों की सूची शामिल है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है। ये बात क्या है हमारी? ये बात जो है वो गलत है। क्या है मित्रों? ये बात बिल्कुल गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से अगर हम बात करें तो ये कथन एक ही हमारा सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सत्तारूढ़ सरकार के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी भी संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है निजी बिल। नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसे संसद में पेश करने के लिए 1 माह के नोटिस की आवश्यकता होती है। अगर हम नोटिस पीरियड के बारे में बात करें तो ये बात निजी बिल के बारे में बात करें तो 1 माह के नोटिस की आवश्यकता होती है। बात बिल्कुल सही। इसके कानून बनाने की संभावना
कानून बनने की संभावना बहुत कम होती है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो यदि हम निजी बिल के बारे में बात करें तो निजी बिल जो है वो शुक्रवार को पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? शुक्रवार को पेश किया जाता है। दोनों सदनों को एक समर्पित निर्धारित समय के दौरान पेश किया जाता है और ये तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक पुनरावलोकन, संसद और राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ विधानों का न्यायिक पुनरावलोकन, संघ एवं राज्य प्राधिकरणों की प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक पुनरावलोकन, उपरोक्त में से कितने प्रवर न्यायालयों, मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, पहला बात, संवैधानिक संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यह संवैधानिक संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करें? संसद और राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ विधानों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अधीनस्थ विधानों का न्यायिक पुनरावलोकन होता है, बिल्कुल हो सकता है। संघ एवं राज्य प्राधिकरणों की प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक पुनरावलोकन ये भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितनी बातें सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों ये सभी बातें क्या हो जाएंगी, हमारी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और देखते हैं 21 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार महत्वपूर्ण जैव विविधता को जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS के रूप में अधिसूचित करती है। BHS का निर्माण स्थानीय समुदाय के उपयोग के रूप में प्रचलित प्रथाओं को सख्त प्रतिबंध लगाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से एक भी नहीं? तो जैव विविधता के बारे में बात करें तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत केंद्र महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में स्थल में के रूप में अधिसूचित करता है राज्य सरकार। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम की धारा जो 371 का क्लॉज 1 है उसके अनुसार केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार, कौन सी सरकार, अधिसूचित करती है। यानी पहले स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 पर। क्या कह रहा है? यह BHS का निर्माण स्थानीय समुदाय के उपयोग के रूप में प्रचलित प्रथाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। ये किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता। ये बात भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः गलत हो जाएगी। यानी एक भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं 22 क्या कह रहा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। भारत ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कांग्रेस ऑफ पार्टीज यानी COP27 में अपने नेट जीरो लक्ष्य 2070 की घोषणा की है। ठीक है, आगे चलते हैं। COP27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जित विकास रणनीतिक LTOC-EEDS प्रस्तुत की है। ओके, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो COP27 में नेट जीरो लक्ष्य, अगर हम बात करते हैं मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कॉन्फ्रेंस में, ये भारत ने नेट जीरो का जो लक्ष्य दिया था वो COP26 में दिया था। और कहाँ हुआ था वो हुआ था आपका ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो, लंदन में जो हुआ था, वहाँ पर हमने अपना नेट जीरो का लक्ष्य दिया था। यानी स्टेटमेंट हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। COP27 दीर्घावधि कम उत्सर्जित विकास की रणनीति प्रस्तुत की गई, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है।
तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है 23? ग्लोबल स्टॉक टैक निम्नलिखित में से किससे संदर्भ में समाचारों में था? जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने में वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI-1 को G7 के भीतर विकसित करने के विचार की परिणति के रूप में वर्णित किया गया है। ये बात कैसी है? दूसरी बात, इसे वर्ष 2020 में 15 सदस्यों के साथ आरंभ किया गया था। GPAI में भारत संस्थापक सदस्य है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें आपकी सही हैं और कौन सी बातें गलत हैं। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में वर्णित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। 2020 में 15 सदस्य देशों ने इसे किया था, ये भी बात सही है। संस्थापक सदस्य देश है, ये भी बात मित्रों क्या है? सही है। यानी ऑप्शन कौन से सही हैं? ऑप्शन सी हमारा, यानी तीनों बातें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है? लोगों में अंधेपन और दृष्टि क्षीणता के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 का विषय लव योर आइज था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर लोगों के अंधेपन और दृष्टि क्षीणता के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। विश्व विषय 2022 में लव योर आइज ये था, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये यानी दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो मित्रों अंधेपन और दृष्टि के ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाए कब जाता है? अगर इसकी बात कर लें तो 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं 43 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली IRNS भारत के साथ साथ उसकी सीमा के 1800 किलोमीटर तक क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक वास्तविक समय स्थिति समय सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेविगेशन प्रणाली में 6 उपग्रह शामिल हैं, 3 तुल्यकाली कक्षा में और 3 भूतुल्यकाली कक्षा में, यानी एक है स्टेशनरी और फिर 3 है जियो स्टेशनरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य है? नेविगेशन प्रणाली में कुल उपग्रहों के शामिल हैं, तो ये 6 नहीं, कितने शामिल हैं? 8 शामिल हैं। ठीक है, कितने शामिल हैं? 8 शामिल हैं। 4 उपग्रह जो हैं वो किसमें शामिल हैं? जियो स्टेशनरी में, और 4 उपग्रह किसमें शामिल हैं? स्टेशनरी में। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया है? गलत हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट भारतीय नेविगेशन प्रणाली में IRNS भारत की सीमा में 1800 किलोमीटर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 1800 नहीं, ये कितनी है? 1500 किलोमीटर। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। देखते हैं कितने ऑप्शन और स्टेटमेंट हैं और क्या ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी दोनों कथन क्या है हमारे? गलत है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पेलोडों को अंतरिक्ष में ले जाना और 2.5 किलोग्राम पेलोड भी शामिल है, जो कि कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। प्रारंभ मिशन का विक्रम S रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र INSPACE के व्यापक से विकसित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं मित्रों? हमारे सही हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोनो ट्रांसप्लांटेशन में मानव प्राप्तकर्ताओं में गैर मानवूतकों या अंगों का प्रत्यारोपण शामिल है। जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकी का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को किसी भी जीव को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA में बदलने में सक्षम बनाती है। सूकर अंग प्राप्ति हेतु प्राइमेट की तुलना में अधिक सुलभ होते हैं, क्योंकि उन्हें पालना आसान होता है और यह 6 माह में ही वयस्क आकार प्राप्त कर लेते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
जोनो ट्रांसप्लांटेशन मानव प्राप्तकर्ताओं में गैर मानव ऊतकों के अंगों प्रत्यारोपण शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है। एडिटिंग प्रौद्योगिकियों का एक समूह है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सूखा रंग प्राप्ति प्राइमेट तुलना में अधिक सुलभ होते हैं, ये भी बात सही है। यानी तीनों बातें हमारी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन वर्ष 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को शुरू करने और उसका उद्देश्य चंद्रमा के त्रिआयामी मानचित्र में खनिज मानचित्रण करना था, सही है। चंद्रयान 2 ऑर्बिट लैंडर रोवर शामिल है, जिसको लक्ष्य मार्स चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में अन्वेषण में शामिल था। चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पेलोड चंद्रयान 2 मिशन के समान ही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हो जाएंगी, तो मित्रों यहाँ पर भी आपकी तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 पर, क्या कह रहा है 47, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC एक अंतर सरकारी निकाय है जो वैश्विक रूप से मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण को और सुदृढ़ करने के लिए जिम्मेदार है। NHRC की स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय पेरिस में स्थित है। तो इसमें के बारे में बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो संयुक्त मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है, ये बात बिल्कुल सही है। NHRC की स्थापना 2006 में की गई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पेरिस में नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी ये बात गलत है। कितनी बातें सही हैं, दो बातें हमारी सही होंगी, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिसका मुख्यालय मुंबई में है की स्थापना 86 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड NCRB स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स ने वर्ष 1985 में की थी। ये बात कैसी होनी चाहिए, ये भी बात पूछी गई है। ठीक है, तो बताना है आपको। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिसका मुख्यालय कहाँ पर बताया जा रहा है, मुंबई में है। तो इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी ये तो दोनों बातें सही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय आयोग टास्क फोर्स के आधार पर की गई थी, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी पहला गलत, दूसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर केवल दो सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किरण मनोदर्पण सुगम्य भारत अभियान, ठीक है, मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं, केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, सभी तीन युग्म, सभी कोई भी युग्म नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, नेक्स्ट बात देखते हैं किसमें कौन सी बातें सही हैं। किरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। मनोदर्पण के बारे में बात करें तो मनोदर्पण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मनोदर्पण ये शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी ये बात क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। सुगम भारत अभियान न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही, यानी 2 युग्म सही हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है 50, इसे समझते हैं जरा। भारत 19 इस तरफ अनुच्छेद हैं, ये दूसरी तरफ निर्देशक तत्व हैं। जरा देखिए क्या क्या बात की गई है यहाँ पर। अनुच्छेद 47 क्या कहा गया, लोगों को पोषण स्तर और जीवन को ऊपर उठाना और सार्वजनिक सुधार करना, सही है। 43 है सामाजिक न्याय प्रोत्साहन देना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी बात क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी।
ये क्या है? 43 है सामाजिक न्याय प्रोत्साहन देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। नहीं, ये बात गलत है, ये 43 में ये नहीं आता है। 43 में आएगा आपका उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 47 में अगर हम बात करें लोगों के पोषण स्तर जीवन स्तर को उठाना, ये तो बात सही है। 40 में अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायतों गठन और इनके बारे में बात की गई है, ये बात सही है। संगठित करना और उन्हें स्वशासन इकाइयों के संदर्भ में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना सही है। 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल तक यहाँ भी बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सामान्य न्याय प्रोत्साहन देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, 43A में कहा गया है क्या कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित और उद्योगों में राज्य कदम उठाएगा, तो 43A में नहीं है। यदि यहाँ पर ये बात जो है वो 39A में ज़रूर है, इसमें है 39A में। ठीक है, ये 43A में नहीं होगा। तो आपके युग्म 1, 2 और 3 युग्म सही हैं, 4 युग्म सही नहीं हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, ये बात आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 51 पर क्या कह रहा है? 1 आरबीआई में चल निधि समायोजन सुविधा यानी LAF लिक्विडिटी, ठीक है, संदर्भ में बात करनी है। क्या कह रहा है? क्या है? LAF का उपयोग आर्थिक स्थिरता अस्थिरता की अवधि के दौरान किसी भी सर्वाधिक दीर्घकालिक नकदी की कमी को हल करने में बैंकों की सहायता के लिए किया जाता है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आरबीआई की चल निधि न्याय समायोजन सुविधा LAF के लिए मौद्रिक नीति उपकरण है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आपका बी यानी दूसरा कथन तो सही होगा, जबकि पहला कथन दीर्घकालिक नकदी कमी को हल करने में बैंकों की सहायता, ये बात नहीं, अल्पकालिक के लिए है, दीर्घकालिक नहीं होता है, अल्पकालिक होता है ये। ठीक है, नरसिम्हम कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन पर किया गया था, यानी ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं वॉस्ट्रो खाते के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक घरेलू बैंकों में खोला गया एक विदेशी बैंक का खाता है। वेस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में खोला गया विदेशी बैंक का खाता है। ये बात भी बिल्कुल क्या है हमारी? सही है। वेस्ट्रो खाते का प्राथमिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान में सुविधा बनाना है। ठीक है, ये भी बात क्या हो जाएगी हमारी? जहाँ तक है ये भी बात, हमारा पैसा जो आपके बैंक में जमा है, लैटिन भाषा में वेस्ट्रो खाता उस देश की मुद्रा में रखा जाता है जिस देश में पैसा जमा होता है। ये बात भी क्या हो जाएगी हमारी? सही हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात भी हमारी सही हो जाएगी। तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या कह रहा है 53? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIIF की सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए की गई थी। NIIF विदेशी निवेशकों का कोई योगदान नहीं है। वर्तमान में NIIF 3 फंडों का कोष है: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है केवल 2 कथन सही हैं, यानी NIIF सरकार में से समर्थित इकाई है जो स्थापना देश के बुनियादी ढांचे दी, ये बात सही है। NIIF विदेशी निवेशकों का योगदान नहीं है। NIIF क्या है? विदेशी का योगदान नहीं है, नहीं, इसमें विदेशियों का योगदान होता है। पहला सही और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्तमान NIIF में 3 फंड कोष हैं: मास्टर फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात सही हो जाएगी, यानी 2 कथन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये की हिस्सेदारी 1.7% है। ठीक है, कितनी है? 1.7% है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। कथन: भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु धीरे धीरे मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कौन सा कथन सही है?
ठीक है। यदि हम बात करें ये दोनों कथन क्या है हमारे, सही होंगे, ठीक है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 75 में नरसिम्हन कार्यकारी समूह की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्या है, आरआरबीएस का कुल ऋण 95% प्राथमिक क्षेत्र ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र और राज्य का योगदान 50-50 हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही होंगे, तो वो यहाँ पर आपका पहला कथन तो सही है, आरआरबी के में 95% नहीं, इनकी होती है 75% प्राथमिकता। ठीक है, 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, ये रेशियो गलत है, रेशियो इसका है 50 रेशियो 15 रेशियो 35। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, संबंधित राज्य सरकार और कॉमर्शियल बैंक, ये बैंक का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 50 रेशियो 15, 50 रेशियो 15 रेशियो 35 ये है, यानी तीसरा भी गलत, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56, इसे समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार रणनीतिक रूप में एलिसोरिंग की का प्राथमिक उद्देश्य है, कच्चे माल के समान और विशेष रूप से अविश्वसनीय साझेदारों को प्राप्त करना, भू राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऊर्जा संसाधनों को हथियार बनाना, उन देशों के से दूर व्यापार में विविधता लाना जो भू राजनीतिक जोखिम पैदा करते हैं, भू राजनीतिक खतरा माने जाने वाले देशों पर निर्भरता को बढ़ाना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एलिसोरिंग का मतलब होता है क्या, उन देशों से दूर व्यापार में विविधता लाना जो भू राजनीतिक जोखिम पैदा करते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 57। आनुवांशिक रूप से संबंधित फसल जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शाकनाशी सहिष्णु एसटी सरसों की किस्म है, जिसका अर्थ है जीएम सरसों की फसल के साथ जड़ी बूटियां, खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। इसमें 2 विदेशी जीन वर्नेस वर्नस्टार वारस्टार जो बेसिलस एमियोलोफेसेंस नामक मृदा जीवाणु से अलग किए गए हैं। ये भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकते हैं और विदेशी मुद्रा बचाने में भारत की मदद कर सकता है। यह उच्च उपज प्रदान करने वाली वाणिज्यिक सरसों संकर किस्मों के प्रजनन को सक्षम बनाता है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं हमारे सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, शाकनाशी सहिष्णु यानी एचटी सरसों की किस्म है, जिसका अर्थ है जीएम सरसों की फसल को उच्च जड़ी बूटी बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। ये कथन क्या है हमारा, गलत है। ठीक है, आसपास खरपतवारों को नष्ट कर देती है किंतु फसल की रक्षा करती है, बिल्कुल नहीं उगेंगे, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये इसमें 2 विदेशी जीन वर्ने जो वारस्टार हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यह भारत तेल उत्पादक आत्मनिर्भर बना सकता है और विदेशी मुद्रा बचाने की मदद कर सकता है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह उच्च उपज देने वाली वाणिज्यिक सरसों के संकर किस्मों को सक्षम बनाता है, ये भी सही है। यानी पहला गलत, 2, 3, 4 सही होंगी, यानी केवल कितने सही हैं, 3 सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वस्त्र पाटन पटोला, पाटन पटोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राजस्थान से भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। अजंता की गुफाओं में संदर्भ चित्रकारी पटोला को टाई डाई में तकनीकी, इसे टाई, कौन से कथन सही हैं वस्त्र पटोला? तो यहाँ पे पाटन पटोला के बारे
का प्राचीन कला 11वीं शताब्दी में अजंता गुफाओं करते थे महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिसे मत देने का अधिकार है वह ग्राम सभा का सदस्य है। ग्राम सभा वह स्थान है जहां ग्राम पंचायतों के कार्यों की सभी योजनाएं लोगों के सामने रखी जाती हैं। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसे चुनाव के बाद ग्राम सभा अपनी पहली बैठक के दौरान चुनती है। ये बातें बताना है कौन सी सही हैं कौन सी गलत हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। जिस व्यक्ति के 18 वर्ष से अधिक हो अधिकार है ग्राम सभा के सदस्य, बात सही है। ग्राम सभा वह स्थान या ग्राम पंचायत के कार्यों में सभी योजनाएं लोगों के सामने रखी जाती हैं। ये भी बात क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ग्राम पंचायतों में एक सचिव होता है, ग्राम सभा अपनी पहली बैठक के दौरान करता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ग्राम सभा में अगर हम एक व्यक्ति निश्चित व्यक्ति नहीं है बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त होता है, वो सचिव होता है, जिसे आप बीडीओ बीपीओ कहते हैं। यानी कथन कितने सही हैं, 2, यानी केवल 2 सही। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के संदर्भ में है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ये बात सही है या नहीं ये बताना है। और संविधान के अनुच्छेद 15(6) के समाविष्ट किया गया है कि नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधानों को प्रदान किया करता है। ये भी बात सही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है, ये सही है। निजी शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण प्रदान किया जाना चाहते हैं तो प्राप्त हो रहे गैर सहायता प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन गलत है तो 104 नहीं, ये है आपका 103वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 103वां। बाकी ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई पेंशन योजना एक भागीदारी योजना है जहां कर्मचारी अपने वेतन से पेंशन कोष में योगदान करते हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान होता है। नई पेंशन योजना में भुगतान निश्चित है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 1 कथन दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 सही व्याख्या नहीं है। 1 सही किंतु 2 गलत, 1 गलत किंतु 2 सही हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं कौन सी सही नहीं हैं। नई पेंशन योजना भागीदारी योजना जो कर्मचारियों को अपने वेतन से पेंशन कोष में योगदान करते हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान, सही बात है। नई पेंशन योजना का भुगतान अनिश्चित है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा एक सही है, ये दोनों बातें सही हैं, दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता, ये बात सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है,
31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य एकता और सामाजिक उत्थान के विचारों के प्रति आमजन को जागरूक करना है। यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। ये दोनों कथन सही हैं और एक उसकी व्याख्या करता है। 31 अक्टूबर को होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि, उसी के उपलक्ष्य में इसका एकता दिवस होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 94वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानूनों को चुनौती दिए जाने से संरक्षित करना है। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में अंतर्गत सभी कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं। क्या है? न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, तो यहाँ पर बात करना है कौन सी बात 9वीं अनुसूची के संदर्भ में बतानी है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानून को चुनौती दिए जाने से संरक्षित करना, ये सही है। इसमें प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, ये भी बात सही है। इस अनुसूची के अंतर्गत सभी कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन से मुक्त हैं, ये बात गलत है। मुक्त नहीं है सभी कानून। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं उसे देखते हैं। केवल 2 ऑप्शन सही हैं, यानी पहला दूसरा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही के दिनों में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं और व्यापार में व्यापार की तकनीकी बाधाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं। स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी पादप स्वच्छता उपायों को समझौते के आधार पर बाहर रखा गया है। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं? 2 कथन। हाल में दिनों में विकसित के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें वस्तुओं, व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं को शामिल किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। स्वच्छता और फिटनेस, फाइटोसैनिटरी पादप स्वच्छता के उपायों समझौते के दायरे के बाहर, ये बात बिल्कुल गलत है, रखा गया है। केवल कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है? जिन सभी देशों में संविधान है वे सभी आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं हैं, किंतु सभी लोकतांत्रिक देशों में लिखित संविधान होगा। यह एक संविधान विश्वास समन्वय की स्थिति को उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के नागरिकों के लिए एक साथ रहने हेतु आवश्यक है और निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों जिन सभी देशों में संविधान है आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, किंतु सभी लोकतांत्रिक देशों में किस संविधान होगा, ये बात क्या है? जरूरी नहीं है कि सही हो जाए। ठीक है, ये बात क्या है? मैंडेटरी नहीं है। संविधान विश्वास समन्वय की स्थिति, ये बात सही है। तो कौन सा कथन सही होगा? केवल दूसरा कथन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। व्यक्तित्व जिसके लिए जाने जाते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी आज़ादी के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के विधि मंत्री। एस.जी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। जयपाल सिंह महासभा के संस्थापक अध्यक्ष। तो यहाँ पर बात करना है कौन से युग्म सही हैं। तो सोमनाथ लाहिड़ी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और जो प्रथम मंत्रिमंडल बी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री थे। ठीक है, तो आज़ादी के बाद प्रथम विधि मंत्री ये नहीं थे, प्रथम विधि मंत्री थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी के बारे में बात करें तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये बात सही है। जयपाल सिंह के बारे में बात करें तो ये भी बात क्या है? सही है। यानी कितने सही सुमेलित हैं? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत सरकार ने वर्ष 1999 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नियुक्त किया था। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने, उनके उत्थान हेतु उठाए गए कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यदि हम बात करें भारत सरकार द्वारा 99 में बीपी मंडल, तो भारत सरकार द्वारा 99 में नहीं 1979 में पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने, मानदंड निर्धारित और उत्थान सिफारिश करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की बात की गई थी। पिछड़ों की पहचान करने के लिए
निर्धारित और उनके कदमों के लिए नहीं की गई थी, यानी दोनों बातें गलत हैं, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। उचित दावे विधि द्वारा स्वीकृत, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार के खिलाफ। उपरोक्त तत्वों में से कितने अधिकार के आवश्यक घटक हैं? आवश्यक घटक के बारे में बात की गई है यहाँ पे, तो उचित दावे ये आवश्यक घटक होगा। ठीक है, उचित दावा क्या है? आवश्यक घटक होगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद विधि द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए, समाज द्वारा मान्यता, सरकार के खिलाफ। ठीक है, उपरोक्त में अधिकार के आवश्यक घटक विधि द्वारा स्वीकृत हों, ठीक है, हमारे दावे जरूरी नहीं है, केवल हमारे दावे द्वारा ये नहीं बल्कि ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, करने दो, करता है भाई, तो ठीक है। दूसरा क्या? अनुच्छेद 331 लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 80 में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा को भारत का निर्वाचन आयोग के परामर्श से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही भंग किया जा सकता है। तो भारत के राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है, केवल एक कथन हमारा सही है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है 71? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, इनमें 5 स्थायी 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों को 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चयनित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, ये बात सही है। 5 स्थायी और 10 स्थायी, इससे भी सही है। अस्थायी सदस्यों को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए, ये बात नहीं, कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए? 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए, 72 पर आ जाइए। क्या कह रहा है 72 मित्रों? देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। 46 में इसमें काम शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ महासभा में एवं सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत से 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए गए 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्पेनिश है। ठीक है, कौन सी? अंग्रेजी और स्पेनिश। तो इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी नहीं हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना 45 में, ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय महासभा सुरक्षा दोनों मत से निर्वाचित हैं। अंतर्राष्ट्रीय में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्पेनिश, ये बात गलत है, केवल अंग्रेजी और स्पेनिश नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें अंग्रेजी और फ्रेंच है, कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। तो केवल 1 और 2 सही हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73? आंदोलन संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार। ठीक है, गरीबी हटाओ EB रामास्वामी आए नायकर, EB रामास्वामी नायकर, ये बात सही नहीं है। गरीबी हटाओ जो है वो कांग्रेस द्वारा 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971। द्रविड़ आंदोलन 1900, इंदिरा गांधी द्रविड़ आंदोलन के बारे में गए, EB रामास्वामी EBR थे। क्या थे? इसके बारे में बात करें तो EB रामास्वामी, यानी ये भी गलत। 3, यानी 1 और 2 सही हैं। कितने युग्म सही हैं? 2 युग्म सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है 74? उसे समझते हैं। राज्य और राज्यों के गठन के बारे में बात की। गुजरात 1960, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हरियाणा 1966, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1987, ये गलत है। गोवा 2000, ये भी गलत है, यानी केवल 2 युग्म सही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2000 में। ठीक है, गोवा के बारे में बात करें तो मित्रों गोवा हो जाएगा आपका 1987 में।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? योजना प्रमुख विशेषताएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास, चौथी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल और आपकी छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी दूर करना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आठवीं पंचवर्षीय योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्र की उच्च वृद्धि। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही हैं? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, सभी और चार युग्म। ठीक है, जरा देख लेते हैं सभी चार युग्म हैं क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी स्थिरता के साथ विकास, नहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी नेहरू महालनोबिस मॉडल, यानी पहली बात ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो स्थिरता और विकास की बात की गई थी, यानी दूसरी भी बात हमारी गलत हो जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी दूर करना, ये बात बिल्कुल सही है। आठवीं पंचवर्षीय कृषि संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि, ये भी सही है। तो कितने युग्म हैं? दो युग्म सही सुमेलित हैं, 2 और 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है 76? प्रथम आम चुनाव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई संबंधित प्रथम आम चुनाव में सीपीआई ने 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। ये बात सही है या गलत? ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। तो प्रथम आम चुनाव में सीपीआई 16 जीती थी, ये बात बिल्कुल सही है। सीपीआई के प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, पी.सी. जोशी, स्पीच सुंदरैया शामिल थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनके कौन कौन से नेता शामिल थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सी सही है, यानी दोनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक की स्थापना 44 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, ये बात क्या है हमारी? बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD विश्व का सबसे बड़ी गरीबी देशों को मदद करता है, जबकि विकास IDA मध्यम आय वाले देशों को योग कराता है। ये भी बात बिल्कुल क्या है मित्रों? सही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNECED 92 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसको आयोजित किया गया था। ये बात अगर हम करते हैं तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में नहीं, कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे पे आ जाओ। रियो घोषणा जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, UNFC जैविक अभिसमय प्रबंधन सिद्धांतों की घोषणा करना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों में, ये बात सही है। UNCED सम्मेलन का प्रमुख परिणामों में एक एजेंडा 21 था, किसवीं शताब्दी के समग्र सतत विकास प्राप्त करने में भविष्य को प्राप्त करना था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 और 3। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है 79? परम आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले को जारी किया गया एक आदेश है, जिसमें उसे उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिसे वह निभाने में विफल रहा। इसे किसी भी सार्वजनिक निकाय, नगर निगम, अवर न्यायालय के उद्देश्य से जारी किया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक और ना ही दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं। न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक पद पर कार्यरत आदेश दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। विधि के समक्ष समता संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को कानून, समान कानूनों का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति की सार्वजनिक संस्थानों पर पहुंच सीमित है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनों का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनों का पालन करना होगा, यानी विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों के लिए क्या है? समान
विधि के समक्ष यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी कानून एक से हैं। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही, प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंच सीमित है, ये बात क्या है, गलत है। प्रत्येक व्यक्ति की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सीमित नहीं है, सभी के लिए है, किसी व्यक्ति को धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी स्टेटमेंट कौन से सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है 81, उसे देखते हैं हम लोग। किसी राज्य में राज्यपाल के संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के नियमों और विनियमों के तहत कार्य हो रहा है या नहीं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। सतत विकास से संबंधित बातें हैं। SDG 01 उत्तम स्वास्थ्य कल्याण, SDG 02 गरीबी उन्मूलन, SDG 05 लैंगिक समानता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 82 में SD 01 है आपका गरीबी उन्मूलन। क्या है मित्रों, गरीबी उन्मूलन। SD 02 हमारा उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण। क्या है, भुखमरी से मुक्ति। क्या है आपकी, भुखमरी से मुक्ति। और SD 05 क्या है, SD 05 है लैंगिक समानता। ये सही है, दोनों क्या है हमारी गलत हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल एक युग्म सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। दोहरा बोझ निम्नलिखित में से किस स्थिति में सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। महिलाएं घर में आर्थिक रूप से घर के बाहर दोहरा कार्य करती, भार संभालती हैं। महिलाओं के कार्य की उचित मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने स्वयं को अवमूल्यित या बोझिल महसूस किया है। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त देखभाल से संबंधित एक महिला द्वारा किए गए कार्य हैं। महिलाओं के प्रबंधन उच्च पदों में पदोन्नत होने वाली रोकने वाली सामाजिक बाधा है, दोहरा बोझ। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर बात करें कौन सा रूप महिलाएं घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं, ये बात बिल्कुल सही है इस स्टेटमेंट को लेकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है, किताबें हैं और किताबों के लेखक। अमार जीवन किताब किसने लिखी है, अमर जीवन किताब जो है वो 60 वर्ष की उम्र में बांग्ला भाषा में प्रकाशित राज सुंदरी देवी की है, सही है। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सुखवात हुसैन। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया बेगम रुकैया के नाम से जाने जाने वाली पूर्व बंगाली मुस्लिम लड़कियों में से एक प्रमुख बंगाली नारीवादी वैचारिक कार्यकर्ता हैं, यानी ये भी बात बिल्कुल सही है। जूठन के बारे में बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1950 में ये किताब लिखी, आत्मकथा के रूप में जूठन लिखी थी, और ये भी बात क्या है बिल्कुल सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, यानी सभी युग्म सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या कह रहा है 85, उसे समझते हैं। शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संघ, राज्य और स्थानीय सरकार के विषयों को पृथक करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अंकुश का कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो मित्रों ये दोनों कथन क्या है हमारे, एक सही है, ठीक है, किंतु दूसरा जो है वो गलत है। अंगों के बीच अंकुश और संतुलन, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है 86, उसको समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार। अस्पृश्यता, कन्या भ्रूण हत्या, रंगभेद, कम श्रमिक, दयनीय स्थितियों, कार्यस्थल में युद्ध और मिसाइल हमले, उपरोक्त में से कितने संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं। 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये पांचों कौन कौन से हैं। संरचनात्मक हिंसा, युद्ध और मिसाइल पर हमले। संरचनात्मक हिंसा के बारे में बात करें तो अनेक उदाहरण हैं, जैसे अस्पृश्यता, कन्या भ्रूण हत्या, किसी से लिंग भेद की बात करना, ठीक है, जातिवाद, ठीक है, और आपका कार्यस्थल पर, ठीक है, कम पारिश्रमिक स्थितियां, रंग भेद, ठीक है, ये आपके हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या कह रहा है,
सामाजिक संकेतों को विचार कीजिए। जीवन प्रत्याशा, वयस्क जनसंख्या, विद्यालय शिक्षा का औसत वर्ष। ठीक है, जरा इसे देखते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक के घटक, मानव विकास सूचकांक के घटक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यूएनडीपी जीवन प्रत्याशा, वयस्क जनसंख्या, विद्यालयों में प्रवेश, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय, सभी 5 आते हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या कह रहा है? 7 पर, सॉरी 88। सेवन को जरा एक बार 87 को जरा एक बार देखते हैं, क्या था 87। चलो, यूएनडीपी द्वारा, सॉरी यहाँ का आंसर थोड़ा ठीक करना मित्रों। ठीक है, 5वां नहीं 4 हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, जरा देखते हैं। इस योजना को शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था। वर्ष 2021 में योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति या पीएम पोषण कर दिया गया। इस योजना के संदर्भ में गारंटी युक्त समानता का विचार लागू करने का प्रयास किया गया है। तो ये तीनों बातें मित्रों क्या हैं, यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। संविधान में कौन सा भाग यह कहता है कि पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य सरकार का कर्तव्य है? ये कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के नीति निदेशक तत्व के द्वारा मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या कह रहा है 90? संविधान को देश के मूल विधि के रूप में संदर्भित करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह लोगों की बुनियादी राजनीतिक और नैतिक पहचान को सुनिश्चित करता है, कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, कोई सरकार अपने नागरिकों को क्या अधिरोपित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से ये दोनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है? बालाश्रम, जोखिम कार्यों में रोजगार का प्रतिबंध, अस्पृश्यता उन्मूलन, अभियुक्तों और दोषियों का अधिकार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से हैं, तो बालाश्रम और जोखिमपूर्ण कार्यों में रोजगार प्रतिबंध ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में बात की गई है। दोषियों के विरुद्ध अभिकृत आर्टिकल 20 में बात की गई है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। राजेंद्र सच्चर समिति के संबंधित मुख्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय में केंद्रित थी। मुस्लिम, सिख, बुद्ध और ईसाई। तो ये राजेंद्र सच्चर समिति मुस्लिम से संबंधित थी, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 92 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में बात कीजिए। यह मानवाधिकार उल्लंघन किसी भी प्राधिकरण के प्रकरण के स्वतः ज्ञान अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत याचिका पर जांच करता है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा? पहला कथन। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी व्यक्तियों को मुकदमा चलाने की शक्ति है, ये बात क्या है? गलत है। शक्ति इसको नहीं दी गई है, यानी ऑप्शन जो है हमारा केवल एक ही सही है, ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने में राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। ठीक है, ये बात सही है। पॉकेट रॉक के बिगटियो राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति का एक भाग है, ये भी सही है। त्रिशंकु संसद में राष्ट्रपति के सक्षम नेता, ये भी विवेकाधीन शक्ति है, यानी सभी की सभी तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में विवरण कीजिए। नागरिकों के मध्य विवाद, नागरिकों के एवं सरकार के
मध्य विवाद, मध्य विवाद केवल 3, केवल 1, केवल 2, कभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है कौन सा, नागरिकों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में नागरिकों के मध्य विवाद नहीं, नागरिकों और सरकार के मध्य विवाद ये सही है, दो मध्य विवाद ये भी सही है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, नागरिकों एवं सरकार के मध्य विवाद, दो राज्य और मध्य विवाद, सॉरी कौन सा, विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार, अरे यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन है ये नहीं होगा, 3 और 4 ये होंगे, यानी ऑप्शन 2 और 1 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या कह रहा है 96, जनहित याचिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति संगठन दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में संबंधित टेलीग्राम जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये बात गलत है। गंगा नदी में प्रदूषण संबंधी जनचेतना जन याचिका का परिणाम है, ये भी बात सही है, यानी कथन कौन से सही हैं, 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली संदर्भ में डी के बसु दिशा निर्देश संबंधित हैं। भारत में युद्धबंदियों के विनिमय, कारावास सुधार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत, पूछताछ के दौरान पुलिस एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाएं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या कह रहा है 98, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के संदर्भ में बयान कीजिए। पुलिस बिना FIR के किसी भी अपराध की जांच कर सकती है, इसे संज्ञेय असंज्ञेय दोनों तरह के अपराध में दर्ज किया जा सकता है। इसमें गवाहों की पहचान का उल्लेख नहीं होता है। शिकायतकर्ता FIR की मुफ्त प्रति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो पुलिस अपराध की जांच कर सकती है, ये बात गलत है। संज्ञेय असंज्ञेय दोनों अपराध की जांच किया जा सकता है, ये बात सही है। ठीक है, इसमें गवाहों की पहचान का उल्लेख होता है, ये बात सही नहीं है। शिकायतकर्ता FIR मुफ्त प्राप्ति कर सकते हैं, ये भी बात क्या है, सही है। यानी पहला और तीसरा गलत, 3 और 4 सही। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, केवल 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विचार कीजिए। राज्यों के हितों प्रतिनिधित्व करना, प्रकरण की जांच करना, भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करना, राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करना, उपरोक्त में से कितने कार्य लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों पहला ऑप्शन हमारा सही है, प्रकरण की जांच करना, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। भौतिक सुरक्षा प्रस्तुत करना, ठीक है, ये बात हमारी सही है। ठीक है, राज्यों की ओर अभियोजन, ये भी सही है। तो कितने सही हैं, 3 सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। CBC के संदर्भ में इसकी स्थापना सरकार द्वारा श्री के संथानम समिति की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण समिति द्वारा की गई थी। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 में संविधिक दर्जा प्रावधान CBI अभियोजन में CBC सिफारिश सरकार द्वारा की जाती है। कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरे कथन के बारे में बात करें तो ये दूसरा भ्रष्टाचार 88 के तहत नहीं, इसको भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के कुछ श्रेणियों के लोक सेवकों द्वारा किया गया है। संवैधानिक सांविधिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अधिनियमित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है CBI अभियोजन CBC, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1 और 3 सही हैं। तो यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट संख्या 2 को सॉल्व किया। शीघ्र ही अन्य मॉडल टेस्ट पेपर भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे, और इसके साथ ही इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मित्रों, आप इन क्वेश्चन पेपरों को डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी प्रकार का संशय हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसके साथ ही समस्त
आगामी परीक्षाओं के मॉडल टेस्ट पेपर संस्थानों के अपलोड कर दिए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को जुड़िए और अपने मित्रों, अपने बंधुओं को भी इसके साथ जुड़ने का संकल्प लीजिए और हमारे इस प्रयास के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।